हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम करने वाले हैं ऑल्ट्रिज्म। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारा ये वाला टॉपिक जो एनिमल बिहेवियर से बिलोंग करता है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं जो सुबह एक 10:30 पे क्लास होती है जहाँ पे आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराती हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है और ये लाइव क्लास होती है। उसके बाद शाम को एक 4 बजे क्लास होती है जो बिल्कुल रेगुलर होती है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सीएसआई यूजीसी नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। अगर मैं और भी फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हारी फ्री वाली क्लासेस भी होती हैं विच वी कॉल्ड स्पेशल क्लासेस एंड दे ऑल्सो प्रेजेंट प्लस क्लासेस जो तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं। तो आपको अगर अनअकैडमी ऐप को ज्वाइन करना है देन यू हैव टू गो टू द प्ले स्टोर पे जाना है। उसके बाद अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आफ्टर डाउनलोडिंग द अनअकैडमी ऐप आपको क्या करना है, कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लेना। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पे जिनको भी फ्री क्लासेस लेनी है, जो भी नए बच्चे हैं, अब उन्हें एक कोड अप्लाई करना होगा। तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर देना, KUM 10। ठीक है, इसको अप्लाई करने से क्या होगा, आपको बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। स्पेशल क्लासेस जो होती है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जिन बच्चों को भी फ्री क्लासेस देखनी है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर देना, आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर मैं प्लस क्लासेस की बात करती हूँ जो तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको पेमेंट करके पढ़ना होता है। प्लस क्लासेस का फायदा क्या होता है कि आपको यहाँ पे रेगुलरली पढ़ाया जाएगा, रेगुलर बेसिस से पढ़ाया जाएगा। आपका पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे भी लाई कर रहे हैं, आपको भी कितनी मेहनत की यहाँ पे जरूरत है। टेस्ट सीरीज चलती है आपकी, ठीक है, कोई सेशन होते हैं आपके। उसके बाद आपके डाउट सेशंस भी होते हैं जहाँ पे आप किसी भी बच्चे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक से डाउट रहता है तो वहां से क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आपको +15 जो लाइव लर्नर्स हैं या सॉरी लाइव और टीचर्स जो एजुकेटर्स हैं आपको एक दिन में पढ़ाते हैं। तो जिन बच्चों को भी लाइव क्लासेस देखनी होती हैं वो लाइव क्लासेस देख सकते हैं, साथ के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ लाइव मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे मिल जाएंगी। आपके जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं CSI UGC नेट के प्लेटफॉर्म पे जो अनअकैडमी पे आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी मिलेंगी, जितने भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलती हैं। मेरा जो कोर्स है बेटा वो 3rd ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे मैं आपको यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करा रही हूँ, वहाँ से आपको पूरा कोर्स कवर कराऊंगी। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर लें। अगले वाले CSI के लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो याद करना है आपको, अगर प्लस पे अगर जाना है तो आपको पहली बात तो ये होना चाहिए कि CSI या UGC नेट यहाँ पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं 6, 12, 24 मंथ्स वाला प्लान चूज कर सकते हैं। कितना टाइम एटलीस्ट तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग प्रॉपरली वहाँ पे पढ़ पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ। तो 12 मंथ्स आई थिंक अमाउंट के हिसाब से बहुत सही है क्योंकि 6 मंथ्स का तुम्हें 9450 देना है और 12 मंथ्स का तुम्हें एक साल का तुम्हें 11550 देना है। तो ये ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। और जो रेफरल कोड है बेटा वो है कुमकुम 10 KUM 10। आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। और 10,395 आपको पे करने होते हैं 10% ऑफ के बाद में, क्योंकि नॉर्मल जो फीस थी तुम्हारी 11,550 थी। तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो अगर आपको स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो जो भी बच्चे अनअकैडमी पे ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, और आपको फ्री वाली क्लासेस देखनी है तो आप एक कोड अप्लाई करना कुमकुम 10। तो इससे क्या होगा कि आपको फ्री वाली क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो अगर आपको फिर प्लस क्लासेस लेनी होती है तो पेमेंट करना होता है, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI के थ्रू कर सकते हो, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा।
आपको ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, तो ये भी ध्यान देना चाहिए। 10,395 रुपीज़ आपको पे करने हैं, तो आप 866 रुपीज़ ऐसा कुछ मंथ में पड़ता है, तो आप ऐसे भी पे कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। और उसके बाद अगर आपको स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो फ्री वाली क्लासेस हैं, उसके लिए भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑल्ट्रुइज्म की। तो ऑल्ट्रुइज्म एक ऐसा बिहेवियर होता है, अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे वर्टिब्रेट्स में ही होगा, ये नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वर्टिब्रेट्स हो या इनवर्टिब्रेट्स हो, डिपेंड करेगा, लेकिन वर्टिब्रेट्स में हमने अच्छे से स्टडी करा है इसको। तो ऑल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है, जब कोई भी इंसान दूसरे की हेल्प करता है, ठीक है, चाहे उसको कुछ भी नुकसान हो रहा हो, लेकिन अगर दूसरे की हेल्प करता है तो उसको ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत कम ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन नेचर हो गया, या फिर अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खुद का नॉर्मली डॉग्स को देख लो, तो वो अपने ऊपर जो जो भी प्रॉब्लम है वो उसको सह लेंगे, लेकिन अपना जो इंसान होता है जो उसको पालता है, उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उसकी बहुत हेल्प करते रहते हैं। तो ये जो ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर है, एक ऐसा बिहेवियर है, इज एक्टिंग टू हेल्प समवन एल्स एट सम कॉस्ट टू वनसेल्फ, चाहे उसको खुद को कुछ हो जाए लेकिन दूसरे को हेल्प करना होता है। अब ये जो एक्शन होता है कि गोल डायरेक्टेड होता है, हो सकता है ये तुम्हारा नेचर ऐसा हो कि तुम्हें हेल्प करनी है, हो सकता है रिफ्लेक्सिव आया हो, मतलब अचानक से तुम्हें कुछ समझ नहीं आया हो और तुमने क्या करा, किसी इंसान की हेल्प कर दी हो, तो ये जो होता है ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर होता है। अब ऑल्ट्रुइज्म जो होता है बेसिकली इंडिविजुअल को अगर इंडिविजुअल का जो नॉर्मली जो जो एक एक होता है रिसिपिएंट। अच्छा मैं एक बार ऐसे समझा देती हूँ, एक होता है रिसिपिएंट, ठीक है, रिसिपिएंट होता है, और एक होता है तुम्हारा जो रिसिपिएंट मतलब जो ले रहा है, उस हेल्प को लेने वाला, ठीक है, हेल्प को लेने वाला। और डोनर जो होता है जो हेल्प को दे रहा है, ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है। जब हम डोनर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फिटनेस होती है, ठीक है, और बेनिफिट होता है और कॉस्ट होता है। ये हैमिल्टन्स रूल है, लेकिन मैं भी नहीं समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हें वैसे समझाना चाहती हूँ। वो उस इंसान को, रेसिपिएंट को, वो पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करता है, चाहे उसको कितना भी कॉस्ट देना पड़ रहा हो। इसको ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर बोला जाता है। अब ये जो ऑल्ट्रुइज्म होता है, एक वर्ड होता है विच वी कॉल्ड स्पाइट। अब स्पाइट बहुत बार क्वेश्चन में आया है, तो लास्ट में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो स्पाइट जो होता है ऑल्ट्रुइज्म का अपोजिट होता है। नॉर्मली ऑल्ट्रुइज्म क्या कर रहा है, खुद के बारे में ना सोच के दूसरों की हेल्प कर रहा है, ये काम कर रहा है ऑल्ट्रुइज्म में। स्पाइट में क्या होता है कि एक ऐसा एक्शन जो खुद के बेनिफिट के लिए काम करता है और किसी को भी हार्म कर सकता है, उसके पास स्पाइटफुल एक्शन हार्म्स अनदर विद नो सेल्फ बेनिफिट, उसको कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा फिर भी वो किसी को हार्म कर रहा है। तो स्पाइट और ऑल्ट्रुइज्म जो होता है एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। ओके, नॉर्मली क्या हुआ था कि जब तुम्हारे नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी आई थी, उन्होंने बोला था कि सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो सर्वाइवल या फिर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जिसे बोला गया था कि जितना इंसान फिट होगा, है ना, जितना उसके अंदर पावर होगी, जितना उसका मेटाबॉलिक एनर्जी अच्छी होगी, या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो जल्दी से लोगों के अंदर कंपटीशन जो होगा वो उसमें सरवाइव कर पाएगा, और वो फिट है इसलिए वो सरवाइव कर पाएगा, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वो पूरा पूरा अपने जीन्स को आगे पास कर पाएगा। लेकिन ऑल्ट्रुइज्म में ऐसा नहीं होता है। ऑल्ट्रुइज्म में ये होता है कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन इसको मैं हेल्प करके जाना चाहता हूँ, तो वहां पे कंपटीशन नहीं होता है, वहां पे एक दूसरे की हेल्प होती है। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ऑल्ट्रुइज्म जो होता है आपस में अपोजिटली काम करते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था, वो बिल्कुल उल्टा होता है। और ऑल्टिज्म जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्प कर रहे हो तुम अपने बारे में ना सोच के। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में क्या होता है, खुद को सर्वाइव करना है, तुम्हें खुद को फिट रखना है, कंपटीशन में सबसे आगे निकलना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो आपस में ये दोनों अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल है कुछ, ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, तो एक बार ये देख लेते हैं। Birds emit an alarm to nearby birds to warn them of predator even at potential cost to themselves. तो जैसे बर्ड्स होती हैं तो वो एक अलार्म एमिट करती हैं, कुछ भी उनकी आवाज होती है या फिर उनका काइंड ऑफ जो अलार्म उनके आवाज के थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है। तो बर्ड एक ऐसा सिग्नल देती है, एक अलार्म देती है नियर बाय बर्ड्स को कि कोई प्रेडेटर आ रहा है और तुम सबके सब यहाँ से भाग जाओ या फिर छुप जाओ, जो भी चीजें हैं। तो अब
ये भी पता है कि वो बर्ड दूसरे को अलार्म दे रही है। जैसे ये माना कि तुम्हारी सारी की सारी बर्ड्स थी, ठीक है, ये बहुत सारी बर्ड्स थी। अब क्या हुआ, इसने सबको अलार्म दिया कि तुम जाओ यहाँ से, भागो। किसी भी फॉर्म में इसको अलार्म दिया। यहाँ पे तुम्हारा प्रेडेटर उसको देख रहा है, प्रेडेटर उसको देख रहा है कि ये अलार्म दे रही है। तो क्या होगा कि क्योंकि उसने तो आवाज निकाली, उसने तो एमिट करा कुछ, तो इसको सबसे ज्यादा इसकी नजर किस पे पड़ेगी, इस पे पड़ेगी, है ना, इस पे पड़ेगी। हो सकता है इसको ये खा जाए, हो सकता है इसको मतलब मार दे, इसको प्रेडेटर है और प्रे के ऊपर अटैक ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये सब तो चलेगा यहाँ से। लेकिन इसने अपनी जान को देकर उन लोगों को बचा लिया। दैट बेसिकली जो बर्ड्स जो होती है एमिट करेंगे अलार्म को नियर बाय बर्ड्स को वार्न करने के लिए कि प्रेडेटर आया, तुम लोग जाओ यहाँ से। खुद का कॉस्ट, खुद को खो के उन लोगों के बचा रहे, दैट वी कॉल्ड अ ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर। तो ये चीज याद में रखनी है, ये एग्जांपल्स है, काफी बहुत अच्छे एग्जांपल्स है। कभी कभी क्या होता है, जो डॉल्फिन्स होती हैं, जब उन्हें दिखता है कि कोई एनिमल जो है बहुत ज्यादा इंजर्ड है, सिक है, तो वो क्या करती है, उन लोगों को ब्रीथ करने को चाहिए होता है कि सरफेस पे पहुंच जाए, एक बार ब्रीथ कर ले। तो जो डॉल्फिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिक और इंजर्ड एनिमल को, ठीक है, अपने ऐसे छुपा के और पुश करके उनको सरफेस तक लेके जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीथ कर पाए। तो ये ऑब्वियसली एक सेल्फलेस बिहेवियर है कि खुद का कोई यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट स्टिल दे आर डूइंग फॉर अ गुड कॉज। तो जो डॉल्फिन्स हैं वो एक ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर यहाँ पे शो कर रही है। तो ऐसे चीजें याद रखनी है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि कौन सा बिहेवियर है ये। नेक्स्ट एग्जांपल इज वेम्पायर बेट। वेम्पायर बेट नॉर्मली तुम्हें पता है कि बेट्स जो होती हैं सेंग्विवोरस होती हैं, ब्लड को सक करना है उनका काम, और बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन आपस में एक ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर शो करती हैं। इसमें क्या होता है, वेम्पायर बेट्स कॉमनली रिगर्जिगेट blood to share with unlucky or the sick roost mate that have been unable to find a meal, often forming a buddy system. तो बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे बहुत सारे वेम्पायर वहाँ पे बेड्स प्रेजेंट है, लेकिन कुछ कुछ जो वेम्पायर बेड्स होती हैं वो सिक हो गई हैं या फिर बहुत अनलकी, उन्हें खाना नहीं मिला है आज, और दूसरों को खाना मिल गया है। तो ये जो वेम्पायर बेड्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो खाना, जो अपना उनको ब्लड सक करके जो लेके आई हैं, वो उसको रिगर्जिगेट कर देती हैं, उसको वॉमिट करती हैं उसके मुंह में कि तुम लोग अपना तुम मैं जो लेके आई उसमें से तुम खा लो। हो सकता है कभी कभी कि वो इतना दे देती है उन लोगों को कि उनकी भी डेथ हो जाती है, तो वो उस कॉस्ट पे भी बन जाती है, लेकिन स्टिल वो क्या करती है, उनको चीजों को देती हैं इंस्टेड ऑफ नोइंग दैट कि ये सब चीजें हो सकता है, मेरी डेथ हो सकती है, उसके बाद भी वो उन अनलकी और सिक जो बेड्स है उनको अपना खाना प्रोवाइड करती है, रिगर्जिटेट करती है, वॉमिट करके उसको अपना ब्लड वहां पे दे देती है। तो ये जो होता है एक ऑल्ट्रिज्म बिहेवियर होता है जो देखने को मिलता है। सेकंड आता है वर्बेट मंकीज। वर्बेट मंकीज लाइक तुम्हारे बर्ड जैसे एमिट कर रहे थे अलार्म, ये जो वर्बेट मंकीज होते हैं एक अलार्म कॉल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अपने फेलो जो मंकीज हैं उनको बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेडेटर है और तुम लोग जाके यहाँ से चले जाओ, ठीक है। लेकिन ये भी चांसेस है, क्योंकि जो वर्बेट मंकी जो अलार्म दे रहा है, तो प्रेडेटर की नजर सबसे पहले उस पर पड़ेगी कि इसने ये सारे काम किए हैं, तो प्रेडेटर क्या करेगा, सबसे ज्यादा पहला जो अटैक करेगा उस मंकी पे करेगा। हो सकता है उसको अटैक कर दे, हो सकता है उसकी जान चली जाए, लेकिन स्टिल ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है अपने फेलो मेंबर्स की कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रेडेटर। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, एक ऑल्ट्रिज्म बिहेवियर है जो नॉर्मली तुम्हारा देखने को मिलता है, काफी अच्छा बिहेवियर है ये, सो नॉर्मली सब में होना भी चाहिए। अब आता है तुम्हारा कि जब हम ऑल्ट्रिज्म बिहेवियर की बात करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हम अननोन पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, या फिर तुम कॉन्शियस वे में कर रही हो या फिर रिफ्लेक्सिव वे में आ रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन एक आता है किन सिलेक्शन, ठीक है। किन सिलेक्शन जो आता है उसमें क्या बेसिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। किन सिलेक्शन का मतलब होता है, किन का मतलब होता है क्लोज्ड ब्लड रिलेटिव्स या फिर रिलेटिव्स, जो जितना तुम्हारे पास होगा। जैसे माना तुम इमेजिन करना है, जैसे कोई भी यहाँ पे इंसान है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे इंसान है। अब यहाँ पे उनका फादर फादर है या फिर भाई है, मम्मा है या फिर उनका बेटा है, जो भी है, जिसका रिलेशन उसका बहुत पास का है, क्लोज रिलेशनशिप में है, ठीक है। और एक ऐसा इंसान है जिसको वो जानता नहीं है, वो स्ट्रेंजर है, ठीक है, ये स्ट्रेंजर वाला इंसान है। अब इस टाइम पे इनको भी हेल्प पड़ी है और इनको भी हेल्प की चाहिए, और मतलब हेल्प चाहिए, तो वो क्या कोशिश करेगा, जो मैं क्लोज रिलेटिव वाला है मैं उसको हेल्प प्रोवाइड करूं, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी कि जो मेरा क्लोज रिलेटिव है वो बचना चाहिए, वो स्ट्रेंजर पे इतना ध्यान नहीं देगा। तो किन सिलेक्शन में यही बोला गया, it favors a reproductive success of an organism relatives even at the cost of the organism's own survival and reproduction.
तो किन सिलेक्शन में बोला गया कि जितना भी तुम्हारा क्लोज रिलेटिव होगा, जितना जितना पास का रिलेटिव होगा, उतना ही तुम अपना जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है उस इंसान के लिए जो कॉस्ट किसी भी कॉस्ट पे बेसिस पे जा सकते हो, और उसके ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के रिप्रोडक्शन के लिए तुम फेवर करोगे उस चीज को, जबकि स्ट्रेंजर को तुम इतना फेवर नहीं करोगे। तो किन सिलेक्शन में ये हुआ है कि अगर तुम्हें सेलेक्ट करने को दिया जाता है कि एक तुम्हारा एक रिलेटिव है और एक तुम्हारा बहुत दूर का स्ट्रेंजर है या फिर तुम उसे जानते ही नहीं हो, तो तुम क्या करोगे, हेल्प जो करोगे, चाहे तुम्हारी जान को नुकसान हो जाए, लेकिन तुम हेल्प किसी करोगे जो क्लोज रिलेटिव होगा। तो इसे बोला जाता है किन सिलेक्शन, इसको ध्यान में रखना है। अब अगर हैमिल्टन्स रूल की बात करती हूँ तो हैमिल्टन्स रूल हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इतना बोला गया है, kin selection causes the genes to increase in the frequency when the genetic relatedness of the recipient is greater than the reproductive cost to the actor। अब देखो जितनी ज्यादा रिलेटेडनेस होगी, अगर तुम नॉर्मली रिलेट कर पाते हो तो देखो कि अगर ब्रदर होगा, ठीक है, फादर होगा, या फिर मदर होंगी, ठीक है, या फिर तुम्हारा सिस्टर होंगी, तो तुम क्या करोगे, जितनी ज्यादा रिलेटेडनेस उसकी बढ़ती जाएगी उतना ही तुम्हारा रिप्रोडक्टिव कॉस्ट जो होगा वो तुम वहां पे दे सकते हो। तुम्हें चाहे बेनिफिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें कितनी भी कॉस्ट देनी पड़े, लेकिन तुम इन सबकी हेल्प जरूर करोगे। तो किन सिलेक्शन का वही मतलब होता है, चाहे कॉस्ट कितनी भी हो जाए, ग्रेटर देन द रिप्रोडक्टिव कॉस्ट, कितना भी कॉस्ट हो जाए, तुम इन सब की हेल्प जरूर करोगे, क्योंकि तुम अपने जीन्स बेसिकली जो है इनमें है, और तुम्हारे जीन्स है तो आगे पास भी होंगे, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है आगे इंक्रीज होगी। तो ये जो होता है वो किन सिलेक्शन होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब एक वर्ड आता है रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म। रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म का मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम मुझे भी रेसिप्रोकेट करोगे, अगर तुम मुझे रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। स्कूल में ऐसे होता था कि अगर मैंने तुम्हें आज पेन दिया है काम करने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं पेन मांगूंगी तो तुम्हें भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो होता है तुम्हारा एक एक्सचेंज, सोशल एक्सचेंज जिसे बोला जाता है, कि मैंने तुम्हें आज 5 रुपीज दिए हैं कि चलो कोई बात नहीं तुम अपना टॉफी वॉफी ले लो, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होगा, मैं तुमसे 5 रुपीज मांग लूंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म होता है, कि उसको जरूरत थी जब हेल्प की तो उसने हेल्प करी, अब इसको जरूरत है तो ये भी तुम्हारी हेल्प करेगा करेगा। तो सोशल एक्सचेंज है, अब अगर तुम हेल्प करोगे तो मैं भी हेल्प करूंगा। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, अगर तुम देखा जाए ह्यूमंस में बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे जो ऑल्ट्रिज्म बेसिकली देखने को मिलता है वो रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान हेल्प करते जा रहा है लेकिन दूसरा अगर कुछ अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं करता है तो वो इंसान एक टाइम पे आने के बाद बंद कर देगा। तो रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द ह्यूमंस एज वेल। ह्यूमंस व्हाई, बिकॉज अगर तुम्हें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को मेंटेन करना है तो ये चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। So reciprocal altruism is the idea that if we help other people now, अगर मैंने अभी इस इंसान की हेल्प करी है, they will return the favor should we need their help in the future। अगर मुझे कभी भी फ्यूचर में उसकी हेल्प पड़ती है तो उसे भी फेवर करना पड़ेगा, तो वो उसे भी जो मैंने हेल्प करी थी उसका वापस कर्ज चुकाना पड़ता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सचेंज जो नॉर्मली तुम्हें सोसाइटी में देखने को मिलता है, पीपल के बीच में देखने को मिलता है, जितने भी ह्यूमंस हैं बेसिकली इस फिनोमेना को फॉलो करते हैं काफी हद तक। तो ये जो होता है ये होता है रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म। अब आते हैं हैमिल्टन्स रूल पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम क्वेश्चन भी करेंगे तो तुम्हें वहां से क्लियर हो जाएगा। हैमिल्टन्स रूल नॉर्मली क्या होता है, ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को हमने डिटरमाइन कर दिया कि ये अगर तुम इसकी हेल्प कर रहे हो किसी भी कॉस्ट पे जाके और तुम्हें कोई भी बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, स्टिल यू आर हेल्पिंग अदर्स, तो ये होता है एक ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। अब लेकिन इस चीज को बताया कैसे जाए, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था इसका, लेकिन जो हैमिल्टन जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया इस ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया विच वी कॉल्ड आर बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। आर का मतलब होता है बेटा जेनेटिक रिलेटेडनेस, तो जितना इंसान पास में होगा, मतलब जितना रिलेटेडनेस उसकी ज्यादा होगी, जितना रिलेटिव उसका होगा, और बहुत सा पास वाला जो क्लोज रिलेटिव होगा उतना ही क्या होगा उसका, उसके मतलब हेल्प करने की उतनी इच्छा ज्यादा होती है उसके अंदर। तो जेनेटिक रिलेटेडनेस होता है आर का मतलब ऑफ द रिसिपिएंट टू द एक्टर। बी का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव बेनिफिट गेन बाय द रिसिपिएंट ऑफ द ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट। तो अगर बी की बात करती हूँ तो जो बेनिफिट जो गेन किया जा रहा है रिसिपिएंट के द्वारा ऑफ द ऑल्टिस्टिक एक्ट, तो एक ऑल्टिस्टिक बिहेवियर तुमने किया, एक उसकी हेल्प करी, और उसके बाद जो बेनिफिट उसको मिल रहा है, रेसिपिएंट को जो बेनिफिट मिल रहा है, रिप्रोडक्टिव बेनिफिट जो मिल रहा है, उसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है।
पी का मतलब होता है द रिप्रोडक्टिव कॉस्ट टू द इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द एक्ट। तो जो एक्टर है, जो तुम्हारा हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसको जो कॉस्ट देनी पड़ती है, जो रिप्रोडक्टिव कॉस्ट देनी होती है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आर को रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटेडनेस से, और बी को रिप्रेजेंट करते हैं बेनिफिट से जो रिसिपिएंट को होता है। तो ये रिसिपिएंट की बातें हो रही हैं, कॉस्ट जो देना पड़ता है बेटा, जो ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है उसको अपने कॉस्ट कुछ चुकाना पड़ता है। हो सकता है वो अपनी जान दे रहा हो सकता है वो अपना प्रेडेटर के आसपास उसको अपनी नजर में आ रहा हो, ये कॉस्ट उसको देनी पड़ती है। अब जितना आर होगा, जितना आर होता जाएगा, मतलब जितना क्लोज रिलेटिव होगा, जितनी तुम्हारी उस पर्सन के पास सॉरी पर्सन से रिलेटेडनेस जितनी ज्यादा होती जाएगी, उतना ही क्या होता जाएगा, वो बहुत ज्यादा ग्रेटर ऑर्टिस्टिक बिहेवियर शो करेगा। वो चाहे अपना कोई भी कॉस्ट चुकाने को रेडी होता है, लेकिन मुझे इनको बचाना है, तो ग्रेटर ऑर्टिस्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है। जितना रिलेटेडनेस कम होगा, जितना वो स्ट्रेंजर होता जाएगा, उतना ही तुम्हारा जो ऑर्टिस्टिक बिहेवियर है वो भी यहाँ पे कम होता जाता है। नॉर्मली ये देखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक फीमेल है, ठीक है, उसको किसी भी ऑर्फन को अडॉप्ट करना है, कोई भी ऑर्फन हो उनको अडॉप्ट करना है। अब नॉर्मली वो कौन सी कोशिश करेगी कि मेरा जीन्स जो है, चाहे मेरे हस्बैंड का जीन हो या फिर मेरा कोई भी जीन, उस पर्टिकुलर जो मैं बच्चे को अडॉप्ट कर रही हूँ उसमें थोड़ा बहुत होना चाहिए, जो बिल्कुल अलग होता। अभी नॉर्मली ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल के फॉर्म बेसिस पे है ऑटिस्टिक बिहेवियर को शो करने के लिए। तो फीमेल ऑलवेज अडॉप्टेड अ ऑर्फन व्हेन आर बी इज ग्रेटर देन सी, तो मतलब उसको कोई कॉस्ट ना देना पड़े जब उसकी रिलेटेडनेस ज्यादा हो गई और उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट को अगर बेनिफिट ज्यादा है, उस कॉस्ट को कोई मैटर नहीं करेगा। बट नेवर अडॉप्टेड, जहाँ पे उसको कॉस्ट बहुत ज्यादा चुकानी पड़े लेकिन उसका रिलेटेडनेस बिल्कुल भी ना हो, बेनिफिट उसको रिसिपिएंट को बिल्कुल ना हो। प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द हेमिल्टन स्कूल, तो ये चीज भी याद रखनी है। तो जो फीमेल उन ऑर्फन्स को अडॉप्ट करेगी जहाँ पे आर बी, जो उसका रिलेटेडनेस है वो ज्यादा होना चाहिए, बेनिफिट उस रिसिपिएंट को ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द कॉस्ट। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे रिलेटेडनेस नहीं है, बेनिफिट भी ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है, तो वहां पे वो चीजें नहीं पॉसिबल हो पाती हैं। तो ये जनरल एग्जांपल है, इसको किसी से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंक्लूसिव फिटनेस पे। इंक्लूसिव फिटनेस बेसिकली क्या होता है, एक तुम्हारा सजेस्ट किया जाता है एक ऑटिज्म बिहेवियर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, आई नो बहुत सिंपल है ये चीज, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो एक बार क्वेश्चन देखेंगे। Inclusive fitness suggests that autistic occurring among organisms who share a given percentage of the genes enables those genes to be passed on to the subsequent generation. तो inclusive fitness basically क्या होती है, applying only to the relatives, ठीक है, इस called kin selection। तो kin selection बोला जाता है। तो इंक्लूसिव फिटनेस मतलब क्या होता है, एक ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है, जो एक जीन को शेयर करते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि ये जीन है वो तुम्हारे सब्सिक्वेंट जनरेशन तक पास होता है। जैसे इंक्लूसिव फिटनेस में क्या आता है, तुम्हारा डायरेक्ट फिटनेस आता है प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस आता है। डायरेक्ट फिटनेस की बात करती हूँ, जैसे तुम्हारा सन हो गया है, तुम्हारी डॉटर हो चुकी है, ठीक है, तुम्हारे फादर हो चुके हैं या फिर मदर हो चुकी हैं, अगर तुम उनको प्रॉपरली यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करते हो, ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर इनके रिगार्ड में शो करते हो, तो डायरेक्ट फिटनेस होता है। तुम्हारे जीन्स जो होंगे, जो तुम्हारा सन हो गया, अगर तुम उसकी हेल्प कर रहे हो तो मतलब तुम्हारे जीन्स बिल्कुल आगे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। अब तुमने देखा यहाँ पे कि तुम्हारा नेफ्यू है, ठीक है, या तुम्हारी नीस है, ठीक है, तो ये अगर तुम इनकी हेल्प करते हो तो ये तुम्हारा डायरेक्टली फिटनेस में नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे जीन्स तो इनमें भी प्रेजेंट है, ठीक है, जीन्स इनमें भी प्रेजेंट है, तो तुम क्या करते हो, सब्सिक्वेंट जनरेशन में तुम्हारे जीन्स पास ऑन होते रहे तो तुम इनको भी हेल्प कर सकते हो। तो इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं तुम उनको हेल्प कर रहे हो, एक सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इंक्लूसिव फिटनेस होता है, इसमें डायरेक्ट फिटनेस आती है या फिर इनडायरेक्ट फिटनेस आती है, जहाँ पे तुम इनडायरेक्टली अपने जीन का ट्रांसफर जो करते हो सब्सिक्वेंट जनरेशन तक करते हो। ये होता है इंक्लूसिव फिटनेस। अब ये चीज याद रखनी है कि ये कैसे होता है। देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ मदर और फादर की, और ये तुम्हारा सन हो गया है, ये तुम्हारा डॉटर हो चुका है, ठीक है, ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब मदर से तुम्हारा एक जीन आता है, ठीक है, अगर मैं सन की बात करती हूँ, एक तुम्हारा फादर से आता है, तो नॉर्मली इनका हाफ ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है, हाफ ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो रिलेशन देखने को मिलता है मदर और सन में, मदर और डॉटर में, फादर और सन में, फादर और डॉटर में, तो ये देखने को मिलता है 0.5 देखने को मिलता है।
लेकिन अगर मैं ट्विंस की बात करती हूँ बेटा, ट्विंस की बात करती हूँ तो वहाँ पे जो तुम्हारा रिलेटेडनेस दिखती है वो एक के बराबर दिखती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो रिलेटेडनेस जो होती है ट्विंस में वो एक होती है। मदर हो गया, फादर हो गए, ऑफस्प्रिंग हो गए, सिबलिंग्स हो गए, तो सिबलिंग्स भी तुम्हारे सेम इसी पैटर्न से बनते हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी 0.5 जो होता है तुम्हारा रिलेटेडनेस वहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि आधी चीजें तुम्हारे मम्मा पापा से आ रही है, उसके पास भी सेम चीजें वहीं से आ रही है, तो 0.5 जो रिलेशनशिप है वो तुम्हारे सिबलिंग्स में देखने को मिलता है। अब हाफ सिबलिंग हो गया। हाफ सिबलिंग का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी मदर थी, लेकिन उनकी किसी तुम्हारी मदर नहीं, मतलब नॉर्मली मदर थी किसी बच्चे की, और उनकी जो शादी है किसी और से हो जाती है, स्ट्रेंजर से हो जाती है, और इस केस में जो रिलेटेडनेस देखने को मिलती है हाफ सिबलिंग्स के बीच में, तो यहाँ से एक ऑलरेडी तुम्हारे पास जैसे माना कि ये एक ऑलरेडी तुम्हारे पास चाइल्ड था, उसके बाद एक और चाइल्ड यहाँ पे हो जाता है, तो इन दोनों की जो रिलेटेडनेस होती है बेटा 1/4 हो जाती है। दैट मीन्स 0.25 यहाँ पे रिलेटेडनेस देखने को मिलती है जब हाफ सिबलिंग की बात करते हैं, तो ये चीज याद रखनी है। ओके, जब हम नीस की बात करते हैं, नेफ्यूज की बात करते हैं, अंकल की बात करते हैं, आंट की बात करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात करते हैं, तो नॉर्मली अगर तुम देखोगे यहाँ पे जैसे ये तुम्हारे ग्रैंड फादर थे, ठीक है, ये तुम्हारे ग्रैंड फादर थे और ये तुम्हारी ग्रैंड मदर थी, उसके बाद में ये तुम्हारे मम्मा, ठीक है, उसके बाद ये कोई भी स्ट्रेंजर्स जिन्होंने उनके साथ मैरिज हुई, उसके बाद में तुम यहाँ पे उस चाइल्ड का बॉर्न होना। अब क्योंकि 1/2 तो यहाँ पे तुम्हारा मदर के साथ में इनका रिलेशन था, उसके बाद तुम्हारा रिलेशन भी 1/2 है, तो पूरा जो करेक्शन हो जाता है बेटा 1/4 का हो जाता है। दैट मीन्स जो रिलेटेडनेस आती है यहाँ पे 0.25 आती है जब हम अंकल की बात करते हैं, नीसेस की बात करते हैं, नेफ्यूज की बात करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारी 0.25 जो रिलेशन है वो देखने को मिलता है। ये चीज याद रखनी है, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है, क्योंकि तुम्हें आगे प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जब हम कजिन की बात करते हैं ना, तो काफी दूर का रिलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1/4 से तुम्हारे अंकल के साथ में रिलेशन है, ठीक है, तुम्हारा जो रिलेशन है वो अंकल के साथ में 1/4 है, उसके साथ में उनके बेटे के साथ में क्या होगा, और कम हो जाएगा, तो 0.125 जो है वहां पे देखने को मिलता है, काफी कम हो जाता है और हाफ हो जाता है वो। तो ये जो देखने को मिलता है कजिन्स के बीच में देखने को मिलता है, तो ये चीजें याद रखनी है, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसको अगर ध्यान में रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं अब। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे पास 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट है, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। चलो और ये वाले क्वेश्चंस एक बार खुद से भी ट्राई करना, जितने भी पॉसिबल थे, जितने भी आई थिंक मैंने बच्चों को जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं साथ में मेरे साथ, उन लोगों को ये क्वेश्चंस कराए भी हैं, तो जिन बच्चों ने भी ये क्वेश्चंस अभी नहीं किए हैं और उनको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर पार्ट से पूछे जाते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट पता है ना कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स में नॉर्मली पूछे जाते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से पूरा सही होने के चांसेस है, नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर ये टॉपिक किसी ने नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, और जितना हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना, मैं यहाँ पे करा रही हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग भी वहां से करना। देखो, द जेनेटिक रिलेटेडनेस विच वी कॉल्ड आर ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिज नेफ्यू इज 0.25। इसमें बोला गया है कि एक ये इंडिविजुअल है, ये तुम्हारा नेफ्यू हो गया, ठीक है, उसके बाद जेनेटिक रिलेटेडनेस बोली गई है इनमें कि आर इक्वल्स टू 0.25 है, तो ये वैसे भी मैं समझा चुकी हूँ। नॉर्मल जो जेनेटिक रिलेटेडनेस होती है एक इंडिविजुअल नेफ्यू के बीच में वो 0.25 की होती है। The alleles that cause uncles to care for the nephews will spread according to the Hamilton's rule only if the fitness benefit is। उससे पूछा गया है तुमसे कि अंकल की जो बेसिकली जो अंकल है जो तुम्हारी उनकी हेल्प कर रहा है अपने नेफ्यू की, तो उनके नेफ्यू की जो केयर है वो कब तक स्प्रेड हो सकती है, अगर फिटनेस बेनिफिट जो होगा वो कितना टाइम तक कितना कॉस्ट उसको देना पड़ेगा, तो ये तुम्हें बताना था। आर तुम्हें यहाँ पे पता है बेटा, आर तुम्हें पता है, तुम्हें फिटनेस बेनिफिट बताना है कि कितना तुम्हारा जो फिटनेस बेनिफिट होगा तब तक ये उसकी हेल्प कर पाएगा। तो आर इसका आर बी ग्रेटर देन सी होता है, ये फॉर्मूला है तुम्हारे हैमिल्टन रूल का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद में रखना है। आर तुम्हें दे रखा है 0.25, 0.25 तुम्हारा आर दे रखा है, बी तुम्हें बताना था, ठीक है, सी तुम्हारा कॉस्ट नॉर्मली तुम्हें नहीं पता कितने कॉस्ट से तुम्हें चूज मतलब कॉस्ट जो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये बी मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बेटा, ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान में रखना। तो अगर बी यहाँ पे रह गया है तो यहाँ पे सी के नीचे आ जाएगा 0.25,
आ गया 0.25 सी के नीचे। जब तुम्हारा 0.25 सी के नीचे आ चुका है तो पॉइंट को जब हटाओगे तो 2 यहाँ पे 0 आएंगी तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। जब तुम 100 को 25 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार करता है बेटा? 4 टाइम्स करता है। तो वो कब तक चुकाएगा, कब तक बेनिफिट होगा? जब तक वो 4C तक नहीं पहुंच जाता है। जब तक बेनिफिट जो होगा तुम्हारे 4C तक होगा, ज्यादा होगा, तब तक वो उसकी हेल्प करने वाला है। तो देखो, इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द केयर, तो यहाँ पे तो नहीं दे रखा कि केयर जो होगा कॉस्ट ऑफ द केयर के इक्वल हो जाएगा, नहीं। तो बेनिफिट जो होगा बेसिकली वो तुम्हारा 4C से बड़ा होना चाहिए। मोर देन द कॉस्ट ऑफ द केयर बाय 25%। नहीं बेटा, 25% यहाँ पे कोई भी तुम्हारा यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। 0.25 था तो 4C वहाँ पे हो गया, तो 25% वाला तो रो यहाँ पे नहीं होगा। डबल द कॉस्ट ऑफ केयर, तो यहाँ पे कहीं भी तुम्हारी कॉस्ट ऑफ केयर जो है डबल नहीं दी गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ केयर, तो अगर 4 टाइम जब हो जाएगा कॉस्ट के, तब तक वो बेनिफिट वहाँ पे उसको मिलेगा। तो ये चीज याद में रखनी है। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये आर बी ग्रेटर देन सी वाला फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो आर तुम्हारा 0.25 हो गया, बेनिफिट तुमसे पूछा गया था। आर जो हुआ 0.25, बी सी यहाँ पे तुम्हारा 0.25 यहाँ पे नीचे गया और 4C के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। और जिन बच्चे ने भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है कि ये वर्ड समझ में नहीं आया, तो ये पूरी डेफिनेशन से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। और अगर तुम्हारा कभी भी ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है कि तुम्हें चीजें समझ में अच्छे से आ जाती है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको हमेशा करना है। देखो, individual A performs to another individual a behavioral act which has a fitness consequences. Match the behavioral act P to T with correct fitness consequences 1 to 4. तो मैं ये मिलाना था। ये behavioral act है और ये तुम्हारा fitness consequences to the A है। ओके, अब मैंने तुम्हें रेसिप्रोकेसिटी बताया। रेसिप्रोसिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब तुम रेसिप्रोकेट करते हो, अगर तुम्हारी हेल्प करी है किसी ने तो तुम बाद में उसको हेल्प करोगे। तो इसी से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होना था। सॉरी, अच्छा हाँ, इसी से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखना है। तो देखो, रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है कि तुमने अगर उसकी आज हेल्प करी है, मतलब आज माना ये सर डेट को तुमने उसकी हेल्प करी है, अब क्या होगा, कभी भी उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर व्हेनेवर ही रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम यू, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हेल्प उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये होता है एक रेसिप्रोकल बिहेवियर, एक रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म की, जो तुम उसकी हेल्प करते हो तो एक तुम एक्सपेक्टेशन से रखते हो कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, कभी भी फ्यूचर में भी रिक्वायर्ड हेल्प, आप उसकी हेल्प करने वाले हो। तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो टी वाला जो है रेसिप्रोसिटी जो है तुम्हारा, इसका मतलब क्या होता है, गेन्स डायरेक्ट फिटनेस बट आफ्टर डिले, पर कुछ टाइम के बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने सोचा है कि मैंने आज हेल्प करी तो मुझे आज ही तुमसे हेल्प चाहिए वापस, नहीं। इन फ्यूचर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम उसकी भी हेल्प करोगे। तो ये होता है तुम्हारा एक रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म वाला बिहेवियर। और टी का हो जाएगा 1। अगर टी का 1 हो जाएगा बेटा तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, सिर्फ एक ऑप्शन में तुम्हारा ये दे रखा था और तुम्हारा जो आंसर आ जाना था ए विल बी राइट आंसर। समझ में आया सबको? अब आता है हम कॉपरेशन पे। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हें कॉपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हें ये चाहिए कि मेरी हेल्प कोई कर दे अभी। तो तुम्हें जब कॉपरेशन की जरूरत होती है, तुम्हें जब हेल्प की जरूरत होती है, अभी के अभी से जरूरत होती है, ऐसा तो नहीं कि तुम सोच के जाओ कि नहीं नहीं मुझे फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तब तुम मुझे कॉपरेशन कर देना, नहीं। अगर तुम्हें अभी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें रिक्वायरमेंट है किसी भी हेल्प की, देन यू विल आस्क अदर पर्सन कि आप मेरी हेल्प कर दो, कॉपरेट कर दो। ठीक है, तो ये जो कॉपरेशन होता है, गेन्स डायरेक्ट फिटनेस बट इमीडिएटली, ये कोई डिले नहीं होता है इसमें, डायरेक्टली तुम्हें इमीडिएटली तुम्हें हेल्प यहाँ पे मिल जाती है। तो पी का हो जाएगा 4th। ओके, अडेप्टिव ऑल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? देखो, ऑल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है कि जब तुम किसी की हेल्प करते हो, अपना खुद के बारे में ना सोच के, जब इसको बोलता है ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है
कि एक अडेप्टिविटी आ जाती है एनवायरनमेंट के साथ में। जब तुम एक ऑटिज्म बिहेवियर नॉर्मली तुम रिलेटेडनेस वाली कंडीशन में देख के करते हो कि जो जितना मेरे पास वाला है मैं उसकी हेल्प करूंगा, जो जितना स्ट्रेंजर होगा मैं उसमें थोड़ा कम बिहेवियर देखने को मिल सकता है। अडेप्टिव में क्या होता है, जब तुम्हारा जो इनडायरेक्ट फिटनेस है उसको भी तुम हेल्प करते हो, ठीक है। तो तुम्हारे नीसेस हो गए, नेफ्यूज हो गए, अपने जीन को पास कर रहे हो। अब तुम्हें इतना अडेप्टिव यूनेस आ जाती है, तुम्हें इतना सोचने समझने को आ जाता है कि मेरे जीन्स तो इनमें भी है, अगर मैं इनकी हेल्प करूंगा तो ये भी तो आगे जाएंगे ना। अडेप्टिव ऑल्टरिज्म उसको बोला जाता है। ठीक है। तो गेन इनडायरेक्ट फिटनेस होता है अडेप्टिव ऑल्टरिज्म में। ओके। स्पाइक का मतलब मैंने बताया, स्पाइक का जो मतलब होता है बिल्कुल ऑटिज्म से बिहेवियर से उल्टा होता है। ऑटिज्म बेसिकली हेल्प कर रहा है जब तुम किसी और की विदाउट या फिर अपनी कॉस्ट की, अपनी पोटेंशियल कॉस्ट को पूरा रख के कि मेरा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इनकी हेल्प करनी है। स्पाइक जो होता है वो तुम्हारा हार्मफुल बिहेवियर शो करता है, तो इसका तो कोई है नहीं। इट लूजेस द इंक्लूसिव फिटनेस, तो ये इंक्लूसिव फिटनेस को लूज करता है। ये किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ से रिलेट कर रहा है, क्यों रिलेट कर रहा है, उसको जो काम करना है वो वहाँ पे करेगा। डिसिट एंड मैनिपुलेशन, तो ये भी एक तुम्हारे नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है बेटा, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो कभी भी क्वेश्चन में आता है इन दोनों का तो ध्यान में रखना है। ये क्या होता है, तुम्हारे लूज करता है इंक्लूसिव फिटनेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं और मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जाता है या फिर तुम्हें करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जाता है तो तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट है, ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। देखो, assume that individual A wants to do an altruistic act to individual B। तो तुम्हें assume करना है कि एक individual A है जो एक तुम्हारे altruistic act करना चाहता है या फिर उसकी हेल्प करना चाहता है individual B की। That benefit and the cost of doing this act are, अगर fitness unit जो है तुम्हारी दे रखी है, कि benefit unit दे रखी है तुम्हें 40 और तुम्हारा cost unit दे रखा है 12। According to the Hamilton rule, A should perform the altruistic act only if B is his। हमसे बोला गया है कि अगर मैं बात करती हूँ ए इंडिविजुअल है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा बी इंडिविजुअल है, ये इसकी हेल्प करना चाहता है, ठीक है। तुम्हें दे रखा है कि उसका बेनिफिट जो है बेटा वो 40 हो रहा है और जो कॉस्ट है बेटा उसकी 12 लग रही है। अब उसे बोला है कि ऑल्डरिस्टिक एक्ट वो क्यों बिहेव करेगा, उसकी रिलेटेडनेस क्या होगी, कि उसके साथ में ऐसा क्या रिश्ता है उसका, ऐसे कौन सी क्लोज रिलेटिव है या फिर क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से ये इतना देने के लिए, कॉस्ट जो है इतना देने के लिए रेडी है। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, आर बी ग्रेटर देन सी, तुम्हें हैमिल्टन रूल लगाना है। आर तुम्हें पता नहीं है, बी तुम्हें पता है 40 है बेटा, ग्रेटर देन तुम्हें सी दे रखा है 12। आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 12 डिवाइड बाई 40, और जब तुम 12 डिवाइड बाई 40 करते हो तो जो आंसर आता है 0.3 आता है। अब तुमसे बोला गया है कि जो आर है बेटा वो ग्रेटर देन है 0.3 से, तो मतलब आर जो होगा वो 0.3 से बड़ा होने वाला है, हो सकता है 0.5 हो, ठीक है। अब 0.25 वाली कंडीशन तो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि 0.3 से बड़ा है बेटा, ठीक है, 0.3 से बड़ा है, तो ये वाली केस तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। 0.3 से जो बड़ा रिलेशन होगा, जो रिलेटेडनेस जो 0.3 से ज्यादा होगी, वहां पे ये चीज देखने को मिलने वाली है। तो देखो, जब हम नेफ्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.25 होता है रिलेटेडनेस, तो मुझे तो 0.3 से ज्यादा रिलेटेडनेस बतानी थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। मीस की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे भी तुम्हारी 0.25 रिलेटेडनेस होती है, लेकिन तुम्हें आर इज ग्रेटर देन 0.3 बताना था, तो ये वाला भी तो यहाँ पे पॉसिबल पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जब हम ग्रैंडसन की बात करते हैं, ग्रैंड डॉटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आर इक्वल्स टू 0.25 ही होता है, और तुम्हें यहाँ पे आर ग्रेटर देन 0.3 बताना था, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिर्फ डॉटर और सन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे 0.5 देखने को मिलता है, विच इज बेसिकली ग्रेटर देन 0.3। जो आर तुम्हारी रिलेटेडनेस है वो 0.3 से ज्यादा चाहिए थी, और तुम्हें यहाँ पे वो मिल जाती है, तो जो आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान में रखना है कैसे तुम्हें इनको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही टेबल है, एक बार पढ़ लेना इस टेबल को, काफी इंपॉर्टेंट है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराने की कोशिश की है। जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं या फिर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इनको समझा दूंगी और अच्छे से, तो कोई इशू नहीं है। तुम ट्राई करो कि इसको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बार CSI UGC नेट में पूछे जाते हैं, तो तुम्हें ये आने चाहिए। ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखो, इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ एन एनिमल कैन बी मेजर्ड एज सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। तो ये बता चुकी हूँ, जो इंक्लूसिव फिटनेस होता है इसका फॉर्मूला यही होता है कि डायरेक्ट फिटनेस जो भी है तुम्हारी, मतलब जो भी तुम्हारी रिलेटेडनेस ज्यादा है जिसके साथ में, और इनडायरेक्ट फिटनेस, ठीक है, दोनों का जब हम प्लस करते हैं तो तुम्हारा ये इंक्लूसिव फिटनेस होता है। ओके, इमेजिन यू हैव 10 ऑफस्प्रिंग। तुमसे बोला गया है कि इमेजिन करना है कि दैट यू हैव 10 ऑफस्प्रिंग, तो तुम्हारे खुद के जो है वो 10 ऑफस्प्रिंग है। टू डिलीजेंट पेरेंटल केयर, 5 सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो जिसमें से तुम्हारे 5 जो है तुमने 10 जो है उनकी हेल्प करी है, जिसमें से 5 जो है सर्वाइव प्रॉपर्ली कर चुके हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। यू गिव योर लाइफ इन द heroic deed to save the total of 5 of your nieces and the nephews। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया है तुम्हारा कि 10 ऑफस्प्रिंग थे तुम्हारे खुद के, जिसमें से 5 को तुमने प्रॉपरली पेरेंटल केयर के थ्रू सर्वाइव किया है, और आगे जो जीन्स है वो तुम्हारे पास हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे जो 5 थे बेटा, 5 तुम्हारे नेफ्यूज और नीसेस थे, उनकी भी हेल्प करी है, उनको भी अपने कॉस्ट के बेसिस पे आपने एक इंक्लूसिव फिटनेस जो है, ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करा है, और उनकी भी हेल्प करी है। तो 5 तो हो गए तुम्हारे इनडायरेक्ट फिटनेस वाले, ठीक है, और 5 हो गए तुम्हारे डायरेक्ट फिटनेस वाले, ठीक है। अगर फॉर्मूला जब आता है तो इंक्लूसिव फिटनेस इसका टू होता है डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट फिटनेस का, नॉर्मली कि सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो तुम्हारे खुद के रिलेटेडनेस बहुत ज्यादा है, तो सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू रिलेटेडनेस, उसमें कितनी रिलेटेडनेस है तुम्हारे ऑफस्प्रिंग के साथ में वो लिखना होता है, प्लस करना है तुम्हारा सर्वाइवल ऑफ नॉन डिसेंडेंट किन। एक बार मैं कलर चेंज कर लेती हूँ वरना ये शायद तुम्हें समझ में ना आए फिर, एक सेकेंड। यहाँ पे पहले जो ऑफस्प्रिंग को तुमने जो एक प्रॉपरली पेरेंटल केयर करके जो सर्वाइव किया गया है, तो उतने उसका जो नंबर, जो ऑफस्प्रिंग तुम्हारे बचे हैं सर्वाइव कर जाते हैं उनका नंबर, इनटू रिलेटेडनेस की तुम्हारी रिलेटेडनेस उनके साथ में कितनी थी वो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको प्लस करना है इनडायरेक्ट फिटनेस के लिए क्या, सर्वाइवल ऑफ नॉन डिसेंडेंट किन, जो तुम्हारे डिसेंडेंट्स नहीं है लेकिन तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे नेफ्यूज हैं, नीसेस हैं, तो जितना तुमने उनको बचाया है, तो 5 को तुमने यहाँ पे बचाया है, इनटू आर फॉर द रिलेशनशिप, कि तुम्हारी रिलेटेडनेस उनके साथ में क्या है, ठीक है, रिलेटेडनेस तुम्हारी उनके साथ में क्या है। तो सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो तुम्हारे 10 ऑफस्प्रिंग थे, पेरेंटल केयर के थ्रू तुमने 5 को बचा लिया है, ठीक है। तो तुमने 5 को यहाँ पे बचाया, तो ये सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तुम्हारी रिलेटेडनेस कितनी होती है, अगर मैं सन की बात करती हूँ, डॉटर की बात करती हूँ, तो कितनी होती है बेटा, 0.5 होती है। तो मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, कि तुम्हारी डायरेक्ट फिटनेस का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद जब हम इनडायरेक्ट फिटनेस पे आते हैं तो इसमें क्या है, सर्वाइवल ऑफ द नॉन डिसेंडेंट, तो तुमने एक हीरोइक डीड के फॉर्म में तुमने 5 जो नीसेस या नेफ्यूज से उनको बचा लिया है, तो 5 को बचाया है। तुम्हारा उनके साथ रिलेटेडनेस कितना होता है बेटा, जब हम नीसेस की बात करते हैं, नेफ्यूज की बात करते हैं, तो जो रिलेटेडनेस आता है बेटा वो आता है 0.25, कितना आता है, 0.25 आता है, तो तुमने 0.25 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद जब 5 इंटू 0.5 करते हो तो वहां से कितना आएगा, 5 इंटू 5 25, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे ये लगा है, और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। जब 5 इंटू 0.25 करते हो तो इसका आंसर होता है 1.25, ओके। जब तुम 2.5 और 1.25 को प्लस करते हो तो कितना आएगा, 3.75 जो होगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और ये तुम्हारे शो करता है इंक्लूसिव फिटनेस को, ठीक है। तो ये होता है इंक्लूसिव फिटनेस का पूरा फॉर्मूला। एक बार यहाँ समझा देती हूँ क्योंकि शायद कुछ बच्चों को ना समझ में आए हो। यहाँ पे बोला गया है कि 10 ऑफस्प्रिंग थे तुम्हारे, जिसमें उसके बाद एक प्रॉपर पेरेंटल केयर के थ्रू 5 को सर्वाइव तुमने कर दिया है, और वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे आगे,
ठीक है। और इसके बाद तुमने एक हीरोइक डीड के हिसाब से तुमने 5 अपने नेफ्यूज या फिर नीसेस को यहाँ पे बचा लिया है, सेव कर लिया है। अब तुमसे पूछा गया है इंक्लूसिव फिटनेस क्या होगी तुम्हारी। तो इंक्लूसिव फिटनेस जो होती है तुम्हारी होती है डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। ठीक है, डायरेक्ट फिटनेस में जो आता है तुम्हारे 5 जो है खुद के ऑफस्प्रिंग यहाँ पे सर्वाइव कर चुके हैं, ये वाला। ठीक है, 5 उनके साथ रिलेटेडनेस कितना होता है, जब हम सन की बात करते हैं, डॉटर की बात करते हैं, जो रिलेशन आता है वो 0.5 का आता है बेटा। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, एक सेकेंड, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ इनडायरेक्ट फिटनेस की, तो इसमें कितने हैं, 5 को तुमने नीसेज या नेफ्यूज को बचाया है, तो 5 ये हो गए। अब तुम्हें पता है नीसेज या नेफ्यूज के साथ में अगर रिलेटेडनेस देखी जाती है, आर देखी जाती है, कितना होता है 0.25 होता है बेटा, 0.25 होता है। इनको मल्टीप्लाई करना था तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.25। जब दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.75 और ये हुआ तुम्हारा इंक्लूसिव फिटनेस का आंसर। तो जो आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 12.5 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 10.5 नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 3.75। अगर कभी भी तुमसे इंक्लूसिव फिटनेस का फॉर्मूला निकालने को दिया जाता है तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ तुम लोगों को। हाँ, इसमें तुम्हारा 1 मिनट है, तुम इसको खुद से ट्राई करो क्योंकि ये तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। तुम इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें रिलेटेडनेस पता होनी चाहिए कि तुम्हारी कजिन के साथ में क्या है, नीसेस के साथ में क्या है, नेफ्यूज के साथ में क्या है, सन डॉटर का कितना होता है, मदर फादर कितना होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेडनेस पता होनी चाहिए। आई थिंक बहुत इजी इसको समझ में आना। एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ इसको। देखो, inclusive fitness of an animal can be measured as a sum of direct fitness and indirect fitness। ये अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इमेजिन यू हैव 20 ऑफस्प्रिंग, तुमने देखा, इमेजिन करना है कि तुम्हारे पास 20 ऑफस्प्रिंग थे। थ्रू द डिलीजेंट पेरेंटल केयर 8 सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस, लेकिन 8 जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं तुम्हारे पेरेंटल केयर के बाद में। यू गिव योर लाइफ इन हेरोइक डी टू सेव टोटल ऑफ 12 ऑफ योर कजिन, व्हाट इज योर इंक्लूसिव फिटनेस बेटा। 20 में से तुम्हारे 8 जॉब्स में वो सर्वाइव कर पाए हैं। दैट मीन्स तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। डायरेक्ट फिटनेस में कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा क्योंकि तुमने 8 को सर्वाइव करवाया है। उसके बाद इनका रिलेटेडनेस कितना होता है, 0.5 होता है, ये सिंपल सी बात हो चुकी है। प्लस हो गया यहाँ पे इनडायरेक्ट फिटनेस कितना होगा, तुम्हें बोला है कि 12 को तुमने बचा लिया है, 12 को अगर तुमने बचा लिया है तो 12 इधर हो जाएगा। इनटू कितना होगा, जब हम नीसेस की बात करें थे बेटा वहाँ पे 0.25 होता है, नेफ्यूज की बात करते हैं 0.25 होता है, लेकिन कजिन में इतना रिलेशनशिप नहीं होता है, इतना रिलेटेडनेस नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 0.125। इतना तुम्हारा रिलेटेडनेस होता है जब हम बात करते हैं तुम्हारे कजिन्स की। तुम्हें सिंपली सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर यहाँ से आ जाता। तो 0.5 तुम्हारा हो गया जो रिलेटेडनेस होगा ऑफस्प्रिंग के साथ में, 8 तुमने बचा लिए हैं, 12 तुमने यहाँ पे या तुमने कजिन्स को बचा लिया है, और उनकी जो रिलेटेडनेस होती है बेटा वो होती है 0.125। जब 0.5 इंटू 8 करते हो, 8 5 से 40 होता है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको हटा दोगे पॉइंट को, तो 4 यहाँ से बच जाएगा। और 0.125 को इंटू 12 करोगे तो यहाँ पे 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 5.5 विल बी योर राइट आंसर। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट फिटनेस या फिर इनडायरेक्ट फिटनेस के, तुम्हें रिलेटेडनेस पता होनी चाहिए, उसके साथ में कितने ऑफस्प्रिंग तुमने बचाए हैं वो पता होना चाहिए, और तुम्हारे नीसेस हैं कि नेफ्यूज हैं इनका रिलेटेडनेस क्या होगा ये भी पता होना चाहिए। वो नहीं बताएंगे क्वेश्चन में, जो आंसर हो जाएगा 4.5 तो नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो प्लीज सॉल्व कर लेना। अगर कोई भी इशू है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम ये समझ में नहीं आया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर किसी को भी कोई भी अगर इशू है, कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स और श्योरली आई रिप्लाई देम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है।
अगर तुम ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा तुम्हें बना के दिया जाता है पेडिग्री वाला चार्ट और तुमसे अगर ये चीज सॉल्व नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलेटेडनेस पता होनी चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो देखो, द कोफिशिएंट ऑफ द रिलेटेडनेस बिटवीन इंडिविजुअल ए बी एंड ए डी एंड बिटवीन डी एंड सी, तुम्हें बताना है कि रिलेटेडनेस क्या होगी जब हम ए और बी की बात करेंगे, जब हम ए और डी की बात करेंगे, और जब हम डी और सी की बात करेंगे तो रिलेटेडनेस क्या होने वाली है। आर की वैल्यूज बतानी थी, सिर्फ सिंपल आर की वैल्यूज बतानी थी तुम्हें कि आर की वैल्यूज इसमें क्या होने वाली है। अगर तुम देखोगे ए और बी में, देखोगे यहाँ पे ए और बी में, तो अगर देखने को मिल रहा है तो मतलब ये तुम्हारे फादर हैं, ठीक है, ये तुम्हारी मदर है, और उसके बाद ये जो हुआ इनका ऑफस्प्रिंग हुआ है। दैट मीन्स अगर ए और बी का अगर कनेक्शन देखोगे तुम, तो वो कितना होगा, यहाँ से 1/2 जीन आए होंगे, यहाँ पे 1/2 जीन आए होंगे, तो यहाँ पे भी तुम्हारा कितना होगा, 0.5 का जो रिलेटेडनेस है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि एन यहाँ से आया होगा, एन यहाँ से आया होगा, तो इनके साथ में जो कनेक्शन होगा 0.5 का होगा, और इसके साथ कनेक्शन जो होगा वो भी 0.5 का ही होने वाला है। तो जो ए और बी में जो कनेक्शन होगा बेटा वो 0.5 का होगा। तो अगर तुम देखोगे तो ये वाला ऑप्शन तो गया, डी वाला ऑप्शन तो गया, ये तो पॉसिबल नहीं था यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। सेकंड देखो, इससे पूछा गया है तुम्हें ए और डी के बीच में रिलेशनशिप, ए और डी के बीच में। तो अगर ए और डी में देखोगे तुम्हारा, तो यहाँ पे 0.5 हो गया कनेक्शन, ठीक है, बी के साथ में। फिर उसके बाद में यहाँ से जो आ रहा है 1/2 आ रहा है, यहाँ से ऑलरेडी 1/2 आ रहा था, मतलब 1/4 हो चुका है। क्योंकि मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ, क्योंकि देखो अगर तुम नॉर्मली भी देखते हो ये तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा ए पेरेंट हो गए, बी पेरेंट्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ से जब तुम्हारा रिलेशन देखा जाएगा, क्योंकि ये भी तुम्हारा एक एन नंबर ऑफ जी गेमीट्स देंगे, ये भी तुम्हारा एन नंबर ऑफ गेमीट्स देंगे, तो यहाँ पर 2n का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स अगर इसका रिलेशन देखा जाता है तो ये भी 1/2 देते हैं और ये भी 1/2 देते हैं। इनके पास में जो कनेक्शन आ रहा है वो 0.5 का हो रहा है यहाँ पे बेटा, ठीक है, 1/2 का कनेक्शन हो रहा है। अगर तुम इन मदर को देखोगे तो ये भी तुम्हारा 1/2 यहाँ पे देंगे, और 1/2 ये वाला देने वाले हैं। तो इसका मतलब हो गया 1/2 तो तुम्हारा ऊपर से आया हुआ है, और 1/2 तुमने खुद दिया है, तो आंसर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। और जब तुम 1/4 करते हो आंसर कितना होता है, 0.25 जो होता है इसका आंसर आ जाता है। तो ए और डी के बीच में, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स वाला तुम्हारा रिलेशन था, और उसमें तुम्हारा आर जो होता है वो 0.25 होता है, तो ये चीज याद रखनी है। तो 0.25 होगा, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से गया, ये वाला ऑलरेडी तुम्हारा चला गया था, तो तुम्हें इसमें से चूज करना था कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अब तुमसे पूछा गया है डी और सी में, बेटा इतना दूर का रिलेशनशिप है, पहली बात तो ये इतना दूर का रिलेशनशिप है, और इस कंडीशन में 0.75 तो पॉसिबल है ही नहीं। देखो अगर तुम देखोगे ये 1/4 यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, उसके बाद अगर यहाँ से कनेक्शन देखते हो तो ये 1/2 यहाँ पे कनेक्शन है। तो इस वाली कंडीशन में अगर देखने को मिलेगा तो तुम्हारा 0.125 देखने को मिलता है, 0.75 देखने को नहीं मिलता है। तो ये तुम्हारी कजिन वाली रिलेशन हो जाता है, तो ये तो बहुत दूर का रिलेशनशिप हो चुका है। तो ये जो होगा तुम्हारा ए विल बी राइट आंसर। इसमें बहुत इजी था इसको समझना, सिर्फ रिलेटेडनेस पता होनी चाहिए कैसे निकालनी है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो जो आंसर होगा ए विल बी राइट आंसर। अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तुम्हारी, तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे आके तुम्हें याद में आएगा, नहीं नहीं मुझे सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना था, पीएचडी करनी है और मुझे एडमिशन लेना है, बट मेरा सीएसआई क्लियर नहीं हुआ है, तो ये सब ऑप्शन में नहीं रखना है तुम्हें। तुम्हें अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और जो भी बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं, मैं और हिमांशु सर। तो गेट का अगर जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जोलॉजी, बॉटनी हो गया तुम्हारा, और माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये चारों जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में सोच रहे हैं। तो जिन बच्चों ने भी अगर गेट के लिए प्रिपेयर करना है तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, सो डोंट वरी। तो यूट्यूब पे मैं बात करती हूँ तो हमारी 10:30 पे क्लास होती है, जहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट कराए जाते हैं। ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, और
शाम की 4 बजे एक क्लास होती है जहाँ पे आपको रेगुलरली पढ़ाया जाता है, जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो CSI UGC नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वहाँ से कवर कराए जाते हैं। जिन बच्चों ने भी नहीं देखी क्लासेस वो देखना स्टार्ट कर दें। अनअकैडमी में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे भी तुम्हारी फ्री वाली क्लासेस होती हैं विच वी कॉल स्पेशल क्लासेस, और तुम्हारी प्लस वाली क्लासेस होती हैं, दोज आर पेड वन। ठीक है, फ्री क्लासेस जो होती हैं आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, देन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, उसके बाद कुमकुम गौतम को सर्च करना है, देन फॉलो। उसके बाद जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। जिन भी नए बच्चों को क्लासेस लेनी है अनअकैडमी ऐप पे बेटा, आपको क्या करना है, अभी अनअकैडमी पे अगर ज्वाइन करना है और अगर फ्री क्लासेस लेनी है जो बिल्कुल स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो आपको करना क्या है, इसके लिए कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है। KUM 10 कोड अप्लाई कर देना, आपको बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगी, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आएगा। तो कुमकुम 10 आपको अप्लाई करना है। CSI UGC नेट वाले बच्चे जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो प्लस क्लासेस होते हैं बेटा ये आपकी पेड वाली क्लासेस होती हैं। यहाँ पे आपको रेगुलरली पढ़ाया जाता है, रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा कोर्स जो है आपका कंप्लीट कराया जाता है, नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस है बेटा मॉक टेस्ट के थ्रू कराई जाती है, क्विज होते रहते हैं, आपके डाउट सेशंस होते हैं, तो जिसकी वजह प्रॉपरली जो आपका यहाँ से जो पूरा पार्ट है वो कवर हो जाता है। प्लस क्लासेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका मेरा 3 दिसंबर से तुम्हारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको यूनिट 1 से लेके 11 तक कंप्लीट कराने वाली हूँ, और जो यूनिट फर्स्ट है बेटा वो तुम्हारी दिसंबर मंथ में कंप्लीट कराई जाएगी। तो दिसंबर मंथ में तुम्हारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कराई जाएगी, तो जिन बच्चों को भी ये चीज़ कवर करनी है और जिन बच्चों को भी अकेले CSI के लिए प्रिपेयर करना है तो वो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो, टाइम मत लेना। प्लस क्लासेस से फायदा क्या होता है कि जितने भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं जो CSI UGC नेट के हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अबाउट 15 प्लस जो है तुम्हारी लाइव क्लासेस होती रहती हैं वहाँ पे। उसके बाद जिन बच्चों का भी मिस हो जाता है उनको रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी प्लान चूज करना होता है कि 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, फिर 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं दे कैन ऑप्ट फॉर 6 और 12 मंथ्स, क्योंकि 12 मंथ्स आई थिंक ज़्यादा बेटर होता है अमाउंट के हिसाब से भी, और वैसे भी काफ़ी तुम्हें टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे चीज़ों को समझने के लिए, तुम्हारा रिविजन कोर्स भी उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो उसके बाद आप 12 मंथ्स का अगर चूज कर लेते हो 11,550 वाला, उसके बाद आपको रेफरल कोड यूज कर सकते हो आप एक, तो वो है बेटा कुमकुम 10, KUM 10 है। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे आपको 10% का ऑफ देखने को मिलेगा, और पहले तुम्हें 11,550 पे करना था, एंड आफ्टर गेटिंग 10% ऑफ यू हैव टू पे 10,395 ओनली, तो इतना आपको पे करना होता है। फिर आपको पेमेंट करना होता है, यू कैन डू पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड और थ्रू EMI, UPI, वॉलेट और नेट बैंकिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको कैसे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो अबाउट 10,395 रुपीज आपको पे करने होते हैं, तो आप इनको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, तो कोई भी इशू नहीं आएगा। तो अनअकैडमी पे अगर आपको फ्री वाली क्लासेस लेनी है, जो स्पेशल क्लासेस लेनी है, तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद यू विल गेट 10% ऑफ। और अगर स्पेशल क्लासेस की बात करती हूँ तो सीधा कुमकुम 10 अप्लाई कर देना है, वहाँ पे फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, कोई भी अमाउंट तुमसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी अमाउंट नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको प्लस के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आपको प्लस पे ज्वाइन करना है, तब आप कुमकुम 10 अप्लाई करोगे, तब आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं बेटा, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और प्लस पे जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे यूट्यूब पे जो भी नए आए हैं और जिन्होंने अभी भी क्लासेस लेना स्टार्ट नहीं करा है, तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और गेट की भी तुम्हारी क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो तुम्हारा दोनों का दोनों जो तुम्हारे एग्जाम्स है वो यहाँ पे क्लियर होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो आपको अगर इस यूट्यूब चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद अगर इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।